टेरर बड़ा टेरर। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल से ठीक पहले हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंक के आका सक्रिय हो गए हैं और उनके निशाने पर है हमारा मुल्क। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है कि लश्कर और दूसरे आतंकी संगठन देश के 8 राज्यों में हमले को अंजाम दे सकते हैं। आईबी के मुताबिक आतंकी आत्मघाती हमले भी कर सकते हैं और उनकी नजर भीड़ भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और कई अहम इमारतों पर है। दरअसल लंबे अरसे से भारत में आतंकी हमला कर पाने में नाकाम आईएसआई और लश्कर का आका हाफिज सईद बौखला गए हैं और वो हर हाल में भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। और इस बार उनके निशाने पर है नए साल का जश्न। वो चाहते हैं नए साल की शुरुआत खुशियों से नहीं बल्कि मातम से हो। आखिर क्या है लश्कर की पूरी साजिश, देखिए हमारी खास रिपोर्ट, न्यू ईयर बड़ा टेरर। नए साल का जश्न यानी वो शाम जिसका इंतजार हम और आप साल के 364 दिन करते हैं। वो रात जब हर इंसान सारे गम भुलाकर नए साल का शानदार स्वागत करता है। लेकिन इस दफा नए साल के जश्न में पड़ सकती है खलल, क्योंकि इस बार आतंकियों ने भी की है नए साल के लिए धमाकेदार तैयारी। जी हां, सही समझे आप, सीमा पार से घुसपैठ के जरिए हमारे मुल्क में घुस आए लश्कर ए तैयबा के आतंकी नए साल के आसपास बड़े हमले की फिराक में हैं। इस बार आतंकियों की साजिश बेहद खतरनाक है। लंबे अरसे से भारत पर हमले की रणनीति बना रहे आतंक के आकाओं ने बेहद बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने इस बार हमारे मुल्क पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है और अब की बार उनके हमले के निशाने पर भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अहम इमारतें, पवित्र स्थल और भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी नए साल के आसपास आतंकी हमले की साजिश की जानकारी मिली है। इसे देखते हुए आईबी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आईबी के मुताबिक आतंकी उत्तर भारत के 8 राज्यों में आतंकी हमले करने की फिराक में हैं। आतंकी महत्वपूर्ण इमारतों, टूरिस्ट स्पॉट और धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। आईबी के मुताबिक लश्कर के आतंकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आतंकी हमले का खतरा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और सीकर जैसे शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कड़ी चौकसी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की वजह से आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के आतंकी एक दूसरे से सोशल वेबसाइट और इंटरनेट के जरिए बातचीत कर रहे हैं और ये सभी बातचीत वो कोडवर्ड में कर रहे हैं ताकि उनकी साजिश की भनक भारतीय जांच एजेंसी को न लगे। केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने एजेंसियों को सोशल मीडिया और इंटरनेट की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से 7 से ज्यादा आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। जबकि कश्मीर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में भी इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ठंड बढ़ने के साथ कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी होती है और बर्फबारी के बीच घुसपैठ कर पाना आतंकियों के लिए मुश्किल होता है। लिहाजा सरहद के आसपास बैठे आतंकी हर कीमत पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट एजाज और रजौरी से धरे गए 2 पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ कि ये देश से जुड़ी कई अहम जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। साथ ही इन्होंने ताजमहल सहित कई अहम ठिकानों की रेकी भी की थी। दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि लश्कर ए तैयबा के 2 खूंखार आतंकी दुजाना और उजाना सीमा पार से घुसपैठ करके हमारे देश में आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के इन दोनों आतंकियों ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी ट्रेनिंग ली। अपनी पहचान छिपाने के लिए ये दोनों आतंकी लगातार अपना नाम बदल रहे हैं। साथ ही साथ उजाना और दुजाना पहले से भारत में मौजूद लश्कर के आतंकियों से भी संपर्क में हैं। जानकारी के मुताबिक
संदिग्धों के पास भारी संख्या में हथियार भी मौजूद हैं। भारत में घुसपैठ के बाद फिलहाल ये दोनों खतरनाक आतंकी कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। इनकी योजना कब और कहां हमला करने की है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी घुसपैठ के मामले में 1 दिसंबर को एफआईआर भी दर्ज की थी। इस एफआईआर के मुताबिक लश्कर के आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इस एफआईआर के बाद उत्तर भारत समेत कई शहरों में आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आतंकी हमलों की पूरी साजिश पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की है। दरअसल सीमा पर सख्त पहरे और पूरे देश में कड़ी सुरक्षा के चलते आईएसआई और लश्कर हमारे मुल्क में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे पाए हैं। इस नाकामी से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बुरी तरह बौखलाई हुई है। भारत में आतंकी हमले नहीं करा पाने से नाराज है आईएसआई। बौखलाई आईएसआई ने लश्कर के कर्ता धर्ता हाफिज सईद को धमकी दी है। आईएसआई ने कहा है कि भारत में आतंकी हमले नहीं कराए तो बंद कर देंगे फंडिंग। फंडिंग बंद होने के डर से घबराए हाफिज ने अपने गुर्गों को जल्द ही हमला करने का हुक्म दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आईएसआई हाफिज सईद के साथ साथ मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी मदद ले रही है। आईएसआई ने दाऊद को सख्त लहजे में कहा है कि वो लश्कर के आतंकियों को भारत में मौजूद अपने नेटवर्क के जरिए मदद पहुंचाए, नहीं तो पाकिस्तान में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भारत में सक्रिय जैसे मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन के साथ अब हाथ मिला चुका है। अब ये तीनों आतंकी संगठन मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी क्रिसमस से लेकर नए साल के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इन दिनों ज्यादातर जगहों पर सरकारी छुट्टियां रहती हैं, जिसके चलते टूरिस्ट स्पॉट और बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। सिर पर बड़ा खतरा मंडराता देख खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम संवेदनशील जगहों की निगरानी बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सरकार का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक तरफ आईएसआई और लश्कर का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस भी हमारे देश में पैड बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जयपुर में 3 दिन पहले गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के संदिग्ध एजेंट से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। राजस्थान एटीएस का कहना है कि सिराजुद्दीन नाम के शख्स के इरादे बेहद खौफनाक थे। सिराजुद्दीन करीब आधा दर्जन लड़कियों को जिहादी ट्रेनिंग देकर उन्हें सीरिया भेजने की फिराक में था। साथ ही साथ कश्मीर में भी आईएसआईएस का दस्ता तैयार करना उसकी रणनीति का हिस्सा था। जयपुर से गिरफ्तार हुआ इंडियन ऑयल का मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन भारत में आईएसआईएस का बेस बनाने में जुटा था। इसके लिए वो नौजवानों को जिहादी विचारधारा का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी मेन टारगेट थी लड़कियां, जिनसे पहले तो वो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती गांठता था और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देता था। राजस्थान पुलिस के मुताबिक सिराजुद्दीन हैदराबाद और महाराष्ट्र की 4 लड़कियों समेत 6 लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए सीरिया ले जाने के प्लान पर काम कर रहा था। उसने सीरिया में बैठे आईएसआईएस के आकाओं को भी अपने इस प्लान की जानकारी दी थी। सिराजुद्दीन का प्लान बड़ा था। करीब 2 महीने बाद वो आधा दर्जन लड़के लड़कियों को लेकर आईएसआईएस की जिहादी ट्रेनिंग के लिए सीरिया जाने वाला था। करीब 5 महीने पहले आईएसआईएस के आतंकियों ने उसे फोन कर अर्जेंटीना बुलाया था, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ लड़के लड़कियों को तैयार कर रहा है और उन्हें साथ लेकर फरवरी तक आएगा। राजस्थान पुलिस के मुताबिक सिराजुद्दीन करीब 7 साल से जिहादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और करीब 2 साल से वो आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। सिराजुद्दीन के पास से मिले नोट और दूसरे दस्तावेजों से पता चला है कि उसका फोकस कश्मीर में आईएसआईएस की जड़ें जमाना था। इसलिए वो सोशल मीडिया पर कश्मीरी नौजवानों से दोस्ती कर उन्हें टटोलता रहता था और बाद में उन्हें जिहादी विचारधारा के बारे में बताता था। सिराजुद्दीन के पास से बरामद 20 रुपए के नोटों पर कश्मीर का नक्शा बना हुआ था और लिखा था आईएसआईएस का कश्मीर में स्वागत है।
वे सोशल मीडिया पर जिहादी विचारधारा का प्रचार कर कश्मीर में ISIS की जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था। उससे पूछताछ भी चल रही है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उसकी एनालिसिस चल रही है, थोड़ा समय लगेगा। इस बीच राजस्थान के टोंक में कुछ युवाओं ने ISIS के समर्थन में प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ये नौजवान यूपी में हिंदू महासभा के एक नेता के कट्टर बयान के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन ISIS के समर्थन में नारेबाजी सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। राजस्थान सरकार ने इस प्रदर्शन को देश विरोधी कार्रवाई बताया है। वहीं पुलिस ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत केस दर्ज कर लिया है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और अब बात राजधानी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में झुग्गियां हटाने पर गरमाई सियासत की। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्तर रेलवे ने शकूर बस्ती में बनी 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियां तोड़ दी। कड़ाके की इस ठंड में सैकड़ों लोग पलक झपकते ही सड़क पर आ गए। साथ ही खबर यह भी आई कि इस तोड़फोड़ के दौरान 6 महीने की एक बच्ची की मौत भी हो गई। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इससे इनकार किया है। इस बीच इस तोड़फोड़ से नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेलवे पर संवेदनहीनता का आरोप मढ़ दिया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल मौत पर सियासत कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली रेलवे के अफसरों ने राजधानी में कड़ाके की ठंड के बीच शकूर बस्ती में अवैध तरीके से बसी सैकड़ों झुग्गियां तोड़ दी। इस कार्रवाई के बाद हजारों लोग बेघर हो गए। बच्चे, बूढ़े और नौजवान, हर किसी के सर पर से छत छिन गई। इसी बीच खबर आई कि झुग्गियां तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान मची भगदड़ में 6 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। देखते ही देखते इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। शनिवार को पूरे दिन चली इस कार्रवाई को लेकर रात होते होते राजधानी की सियासत गर्मा गई। झुग्गियां तोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। वहां का हाल देखने के बाद केजरीवाल ने 2 SDM समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से फोन पर बात करके अपनी नाराजगी जाहिर की। 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, किसने झुग्गी तोड़ी है। और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बोले मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। कल मैं दिल्ली के GM को बुला के तलब करके उससे पूछूंगा कि ये झुग्गियां क्यों तोड़ी गई है। केजरीवाल ने रेलवे प्रशासन पर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप मढ़ा। इसके जवाब में उत्तर रेलवे ने सफाई दी है कि वो 3 बार जगह खाली कराने के लिए नोटिस दे चुकी है, लेकिन अवैध झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने जगह खाली नहीं की तो मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस सिलसिले में उत्तरी रेलवे के अफसरों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात भी की। जो उन्होंने फ्रेश हमें बताया है तो हमने ये कहा है कि हम दोबारा मिनिस्ट्री को अपने कंसल्ट करेंगे और मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके जैसे डायरेक्टिव मिलेंगे वैसे हम फॉलो करेंगे। चौतरफा हमलों में घिरी रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान बच्ची की मौत की खबर बेबुनियाद है। वहीं बच्ची का पिता उसकी मौत का जिम्मेदार रेलवे को ठहरा रहा है। कहा तोड़ने के लिए झुग्गी तो अब 1 दिन का मोहलत मिलेगा किसी को, मान के चलिए रात भर का, तो रात भर में इंसान क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके भगदड़ में मतलब की झुग्गी तोड़ने के कारण मेरी लड़की की मौत हो गई। द डेथ ऑफ द चाइल्ड and the encroachment removal are not interconnected. केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के इस झगड़े में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने भी रेलवे की इस कार्रवाई का विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि रेलवे ने गलत तरीके से झुग्गियां हटाई। हमें इस वाले डिमोलिशन की कोई जानकारी नहीं थी जो इन्होंने 12 तारीख को किया है। रूल और पॉलिसी ये है कि डिमोलिशन से पहले आप सर्वे करेंगे और पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों का रिहेबिलिटेशन का हक बनता है उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रावधान किया जाएगा। सैकड़ों लोग इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए और हमारे नेता इनके मुसीबतों की आंच पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि हर बात पे अरविंद केजरीवाल सियासत करें। किसी का रेप हो, किसी बच्चे की मौत हो, वो आम लोगों की जिंदगी और मौत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान कभी भी इस प्रकार की बर्बरता नहीं हुई। एक बच्चे की मौत यहाँ पर हो गई है
और एक व्यक्ति बहुत सीरियस रूप से यहाँ पर घायल है और हजारों लोग यहाँ पर बेघर होकर के इधर सारी की सारी रात ठंड के अंदर पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है उसका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि एक नियत समय के पहले की जो पुरानी झुग्गियां हैं बिना उनके रिहेबिलिटेशन के आप उनको तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ने के भी एक्सक्लूजन क्लॉजेज में बने हुए हैं कि कोई विशेष स्थिति हो, कोई इमरजेंसी प्रोजेक्ट आया हो, 2-3 कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो रही हो तभी आप इनको तोड़ सकते हैं। कितना अच्छा होता अगर हमारे नेता एक दूसरे पर आरोपों के कीचड़ उछालने की बजाय एकजुट होकर इन बेसहारा लोगों की मदद करते। इन सर्द रातों में इन्हें अपनेपन और भाईचारे की गर्मी का एहसास कराते। इस बार झुग्गी तोड़ने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। दोनों ही सरकारें कानूनी और कागजी तौर पर खुद को सही ठहराने में लगे हैं। यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सारी कवायद कहीं सियासी जंग तो नहीं। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। भारतीय फिल्मों के महान अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार साहब को आज पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। दिलीप साहब को यह सम्मान देने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके घर गए। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान इस साल 26 जनवरी को ही कर दिया गया था, लेकिन खराब सेहत के चलते दिलीप साहब ये सम्मान लेने के लिए दिल्ली नहीं आ पाए थे। उन्हें यह सम्मान आज उनके घर जाकर दिया गया। सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। गीत मिलन के लोगों ने उनको अपने दिल दिए हैं, उनकी मोहब्बत दी है अपनी। मैं कह सकता हूं कि विगत 40-50 वर्षों से चाहे कोई भी कलाकार हो, दिलीप कुमार जी को अपना आदर्श मानता है। डरो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन देवदास कुछ नहीं पारो। इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी अवार्ड हमारे भारत सरकार ने दिया यूसुफ साहब को। आई एम द प्राउडेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड टुडे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। उनके बारे में यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा कि दिलीप कुमार जी भारत के सिनेमा जगत के ही नहीं बल्कि भारत के एक अनमोल रत्न हैं। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। जैसे हम उनके को स्टार रहे हैं, मैं या और बड़ी बड़ी हीरोइंस और कॉलीग्स जो हैं, जब उन्होंने काम किया तो उनकी तवक्को थी कि वो दिलीप साहब से काम करें, उनके साथ काम करें। परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप होगा। और दिलीप साहब की शख्सियत और उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पद्म विभूषण के बाद अब तेजी से मांग उठने लगी है कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाए। इंडिया 9 बजे का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।